हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन अपनी पड़ोसन गीता के साथ बाजार से घर आ रही होती है। तभी गीता बोलती है, अरे सुमन, चल ना गोलगप्पे खाते हैं। इतना टाइम हो गया है, गोलगप्पे नहीं खाए हैं। नहीं यार, मैं अब बाहर का नहीं खाती। तबीयत खराब हो जाती है बाहर का खाने से। रहने दे, तू इतना भी झूठ मत बोल। तू कब से बाहर का नहीं खाने लगी? पहले तो कितना खाती थी। अरे पहले की बात कुछ और थी, अब बूढ़ी हो रही हूँ, उम्र बढ़ रही है, अपनी सेहत का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं अब बाहर का नहीं खाती हूँ। मैं तो ये सलाह तुझे भी दे रही हूँ कि मत खाया कर। हाँ, अपनी पतली कमर जो रखनी है तुझे, तभी तो बाहर का खाना छोड़ दिया, नहीं तो तू ही ज्यादा खाती थी। पता नहीं अपनी पतली कमर किसे दिखानी है जो इतना सोचती है तू। अरे मैं अपनी पतली कमर का कुछ नहीं कर सकती, तुम लोग तो जानते ही हो। जब से मैं इस मोहल्ले में आई हूँ मैं ऐसी ही हूँ, और वैसे भी मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ, ठीक है ना? वो तो सब जानते हैं। एक तो पतली कमर है तेरी इस उम्र में, ऊपर से तू साड़ी पहनती है। लोग अंधे थोड़ी ना है, वो तो देखेंगे ही तुझे। तेरा बेटा शादी के लायक हो गया है, अब तेरी बहू की पतली कमर अच्छी लगेगी ना कि तेरी। मेरी बहू तो अभी आई भी नहीं है, तो तू उसकी पतली कमर की कैसे बात कर सकती है? बात करने का क्या है, वो तो होती ही रहेगी ना। ये सब तो समझने वाले के ऊपर है कि वो उस बात को क्या समझता है, या बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। बस गोलगप्पे खाने से मना कर दिया मैंने तो, तूने ना जाने क्या क्या सोच लिया। इससे अच्छा तो यही है कि मैं तेरे साथ गोलगप्पे ही खा लूं। कम से कम तू बोलना तो बंद करेगी ना। तो ये बात तो पहले भी सोच सकती थी ना, या सुनना ही चाहती थी जो अब सुन लिया। गीता, तुझे पता ही है ना, मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं मेरी कमर ऐसी ही रहनी है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी लोगों को यही लगता है कि मैं अपनी पतली कमर रखने के लिए खाना नहीं खाती हूँ। पूरे मोहल्ले में तेरे जैसी पतली कमर किसी की नहीं है। सबको ये लगेगा ना तू खाने में कंजूसी करती है। देख, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि तू खाना कम खाती है। रहने दे, अब मैं इस बात पर और क्या ही बोलूं। समझना तो है नहीं किसी को, तो मैं क्या ही बोलूं। सुमन की पतली कमर के पूरे मोहल्ले में बहुत चर्चे थे। सभी लोग सुमन के पीठ पीछे उसे पतली कमर वाली के नाम से बुलाते थे, लेकिन सुमन को अपनी पतली कमर या लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जैसी थी वैसी ही रहती थी। समय गुजरता है, अब सुमन अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देख रही होती है, लेकिन सुमन इस बात से अनजान थी कि उसके बेटे ने पहले से ही अपने लिए एक लड़की देख रखी थी। कुछ दिनों बाद सुमन का बेटा अनुराग गुपचुप शादी करके अपनी पत्नी दीक्षा के साथ अपने घर आता है और अपनी नई नवेली पत्नी को अपनी माँ से मिलवाते हुए अनुराग बोलता है, माँ ये दीक्षा है मेरी पत्नी। तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे मैं तेरी शादी के खिलाफ थोड़ी थी जो मना कर देती, कम से कम मुझे बता तो देता, मैं तेरी शादी धूमधाम से करवाती। ऐसे बिना बताए शादी करने का क्या मतलब है? माँ आपको तो पता है बिना बात का खर्चा ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और धूमधाम से शादी करनी थी। अरे 4 लोग तो आते हैं शादी में, और वो भी 4 बातें बनाते हैं, और तो और कुछ ना कुछ बुराई भी करते जाते हैं। अच्छा, और तूने इस वजह से सबसे छुप छुप कर शादी कर ली है ना? छुप छुप कर नहीं की है माँ, लेकिन बस मुझे ना खर्चा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जब मियाँ बीबी राजी हैं तो क्या फर्क पड़ता है। और मैंने ना दीक्षा से ना कोर्ट में शादी की है। अब ये सब छोड़ो दीक्षा, ये है मेरी माँ। अनुराग, ये तुम्हारी माँ है, इनकी कमर देख रहे हो? मुझे तो अपनी कमर पर शर्म आ रही है। अरे मेरी सास की इतनी पतली कमर है, तो मेरी कमर तो लोग कमरा बोलेंगे ही ना। बहू, कुछ बोल रही है तो जोर से बोल ले, अपनी सास नहीं माँ ही समझ तू मुझे। नहीं माँ जी, कुछ नहीं बोल रही मैं तो बस आपकी तारीफ ही कर रही थी, आपने मुझे अपना लिया। सुमन अपनी बहू को अपना लेती है और वो लोग एक साथ खुशी से रहते हैं। कुछ दिनों बाद दीक्षा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ सुमन आ जाती है और बोलती है, बहू आज खाने में कुछ हल्का खाना ही बना, इतने दिनों से मसाले वाला खाना ही खा रहे थे ना। हल्का खाने से आपकी हल्की कमर है ना माँ जी। कोई बात नहीं, अब आपकी बहू आ गई है, 2 दिन में मोटे हो जाओगे, इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी मैं। बहू, मुझे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने मसाले वाला खाना मुझे नुकसान करता है, इसलिए नहीं खाती हूँ मैं, वरना चटपटा खाने किसे पसंद नहीं होता है। क्या माँ जी, अब मुझसे तो मत छुपाओ, आपने अपनी कमर देखी है?
कोई मान ही नहीं सकता कि आप एक जवान बेटे की माँ हैं और उसकी बीवी की सास हो। इतनी पतली और बढ़िया कमर तो मेंटेन रखने से ही रहती है, और आप मेंटेन तो रखती ही हो। नहीं बहू, मैं मेंटेन रखती हूँ। मैं तो जो बनता है वो चुपचाप से खा लेती हूँ। मुझे तो तूने देखा ही नहीं है ना, तेरे सामने तो खाना खाती हूँ मैं। आज तक कभी ऐसा बोला है कि ये नहीं खाना या वो नहीं खाना? माँ जी, आप खाने से ज्यादा सलाद खाते हो। अब बोल दो, ये भी मैं ही गलत बोल रही हूँ ना? ठीक है बहू, तू ही सही है। अब तो खुश है ना, या अब भी कुछ बोलना बचा है? अरे माँ जी, आप तो खामखा ही गुस्सा हो रही हो। मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी पतली कमर है, लेकिन पतली कमर होने में कोई बुराई थोड़ी है जो आप बुरा मान रहे हो। पतली कमर वाली सास हर किसी को नहीं मिलती। बहू, मुझे तो ऐसा खाना लगता भी नहीं है, पेट खराब हो जाता है मेरा। अच्छा, तो ये बात है। माँ जी, आप ये बात मुझे पहले ही बता देती ना। अब मैं किस किस को बताती रहूं कि मैं अपने पेट खराब होने की वजह से बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, किसी को बताना ही क्यों है, मुझे पता है ना, वही बहुत है। हाँ बहू, एक तो मेरा शरीर भी ऐसा है कि कुछ भी खा लूं, ज्यादा मेरे शरीर को लगता ही नहीं है, और सभी लोग यही समझते हैं कि मैं अपनी पतली कमर की वजह से ये सब नहीं खाती हूँ। सुमन सारी बातें अपनी बहू को बता देती है और ये सब सुनने के बाद दीक्षा को अपनी सास की पतली कमर होने से कोई परेशानी नहीं थी। कुछ दिनों बाद दीक्षा और सुमन अपने मोहल्ले में खड़े होकर गीता से बात कर रहे होते हैं। तभी एक औरत आती है और बोलती है, अरे सुमन, तेरी बहू क्या तुझे कुछ खाने के लिए नहीं देती है क्या? तू भी कैसी बात कर रही है? बहू अपनी सास के हिस्से का खाना भी खा लेती है। तभी तो सास को देख कैसी पतली कमर है, और बहू की कमर कमरा हो रही है। लगता है नई नवेली बहू से ज्यादा सास को अपनी पतली कमर का शौक है। एक उम्र होती है अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, लेकिन अब तेरी सास की पोता पोती खिलाने की उम्र है और उसे जवानी चाह रही है। आंटी जी, अब आपकी कमर मेरी सास की तरह तो नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? लो, अब तो बहू भी अपनी सास की पतली कमर के लिए उसकी वाहवाही भी कर रही है। अब ये तो शरीर शरीर की बात है। माँ जी का शरीर ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी खा ले और मोटी हो जाए। तू अपनी सास को जानती नहीं है क्या बहू? उसकी कमर पतली कमर से कमरा ना हो जाए, इसलिए वो बाहर का खाना नहीं खाती। आंटी जी, बहू रहने दे, क्यों बहस करना है? जिसे जो सोचना है सोचने दे। नहीं माँ जी, हम किसी को सोचने से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसे सच तो बता ही सकते हैं ना। अच्छा, और तेरी सास की पतली कमर का क्या राज है? वो तो माँ जी का शरीर है जो खाना खाने के बाद भी मोटा नहीं होता। सबका शरीर अलग अलग होता है ना, जैसे कोई छोटा है, मोटा है, लंबा है, वैसे ही माँ जी की कमर पतली है। दीक्षा की बात सुनकर गीता और उस औरत को अपनी गलती का एहसास होता है और गीता बोलती है, दीक्षा बहू, तू सही बोल रही है। पूरा मोहल्ला तो सुमन की पतली कमर से जलता है, तभी तो कहीं ना कहीं से बुराई होती है। अब हम सबका मुंह तो बंद नहीं करवा सकते हैं ना, इसलिए कम से कम आपको पता है तो आप तो मत बोलिए ना। हाँ, वैसे लगता है ये गाना तेरी सास के लिए ही बना है। कौन सा गाना? पतली कमरिया मोरी। आय हाय हाय हाय। दीक्षा अपनी सास की तरफ से बोलती है और सबका मुंह बंद करवा देती है। उसके बाद कभी भी कोई सुमन को पतली कमर के लिए नहीं बोलता है। सुहासी को हमेशा से सजने संवरने का बहुत शौक था। वो कहीं भी जाती तो बन ठन कर जाया करती। एक दिन वो अपनी माँ के साथ पड़ोसन की बहू की मुंह दिखाई में जाती है, जहाँ से लौटने पर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आंटी की बहू ने खुद को कितने अच्छे से सजाया था ना। उनके गहने, साड़ी सब कितने खूबसूरत थे। लेकिन माँ, मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आई। अरे क्या समझ नहीं आया तुझे? यही कि सभी औरतें ऐसे क्यों कह रही थी कि आंटी की बहू को 16 श्रृंगार करना चाहिए था। श्रृंगार तो समझ में आता है, लेकिन 16 श्रृंगार का क्या मतलब होता है? क्योंकि बेटा 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है, जिससे पत्नी का वैवाहिक जीवन सुख में बीतता है, उसके पति की लंबी उम्र होती है। पर आजकल की मॉडर्न लड़कियां तो मांग भी बालों के बीच में छुपा कर भरती है कि कहीं कोई देख न ले। किसी का तो पता नहीं, पर मैं अपनी शादी के बाद 16 श्रृंगार जरूर करूंगी। अच्छा जी, पहले शादी तो हो जाने दे, और 16 श्रृंगार सबके बस की बात नहीं है। वैसे भी आजकल की लड़कियां तो 7 श्रृंगार को आफत समझने लगी है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, मुझे तो वैसे ही सजने संवरने का बड़ा शौक है। चल चल, बहुत हो गई तेरी श्रृंगार की बातें, अब जरा एक कप चाय पिला दे। जी जी, अभी लाती हूँ। इतना कहकर सुहासी रसोई की तरफ चली जाती है।
समय बीतता है और उसकी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में अभय नाम के लड़के से होती है। शादी के अगले दिन ही वो जल्दी उठकर नहा धोकर पूरे 16 श्रृंगार करके पहले रसोई की रस्म के लिए किचन में पहुंचती है और उसकी पायल की आवाज से उसकी सास शारदा की नींद खुल जाती है और वो उठकर कहती है, ये कौन चुड़ैल है सुबह सुबह नाचने बैठी है? हाय भैया, कहीं ये मंदिर की घंटी की आवाज तो नहीं? क्या पता बहू पूजा तो नहीं कर रही, जाकर देखती हूँ। तभी वो बिस्तर से उठकर मंदिर में जाती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। उसी वक्त रसोई से छन छन करती हुई सुहासी सजी धजी खाना लेकर टेबल पर रख देती है और उसे देखकर शारदा कहती है, अरे बहू, कहाँ जाने के लिए तैयार होकर बैठी है? मैं कहाँ जाऊंगी सासू माँ? अरे इतनी सुबह बन ठन कर क्यों तैयार हो गई? हाय दया, तूने तो नाश्ता भी बना लिया। हाँ सासू माँ, वो पहली रसोई है ना आज, तो पूरे 16 श्रृंगार करके तैयार हुई हूँ। माँ ने कहा था नई बहू का 16 श्रृंगार करना बड़ा शुभ होता है। तू तो समझदार के साथ साथ बड़ी संस्कारी निकली बहू। अच्छा, मैं नहा कर आती हूँ, तो जब तक अभय को जगा दे, फिर तीनों साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। जी सासू माँ। शारदा अपने कमरे में चली जाती है तो सुहासी भी अपने कामों में लग जाती है। समय बीतता है और सुहासी ससुराल की सब जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही वो हमेशा 16 श्रृंगार करके ही रहा करती। एक शाम जब वो मेकअप कर रही होती है, तभी शारदा उसे आवाज देते हुए उसके कमरे में आती है। बहू, अरे ओ बहू, मैं कह रही थी कि अरे तू तो यहाँ आईने में खुद को निहार रही है। मैंने तुझे कहा था ना, बाजार चली जाइए, घर में सब्जियाँ नहीं है। हाँ सासू माँ, वहीं जाने के लिए तो रेडी हुई हूँ, बस ये चूड़ियाँ पहन लो। बहू, बाजार जाना है सब्जी लेने, किसी की बारात में नहीं। इतना क्या तैयार हो रही है? थोड़े हल्के जेवर डाल ले, क्या हमेशा लदी हुई रहती है? सासू माँ, आपको पता है ना, मैं 16 श्रृंगार करके ही कहीं आती जाती हूँ, और फिर 7 श्रृंगार करना तो सुहागन का गहना होता है। हाँ हाँ जानती हूँ बहू, लेकिन अभी हर जगह ऐसे कमरबंद, नथनी और ये सब पहन कर जाना ठीक नहीं है। कोई खास मौका हो तो समझ भी आता है। अब सासू माँ, मैं 16 श्रृंगार करने के लिए किसी खास मौके का इंतजार थोड़ी करूँगी। अच्छा, बाजार जाती हूँ, वरना खाना बनाने में देरी हो जाएगी। अरे पर सुहासी अपनी सास की बात को अनदेखा करके वहाँ से बाहर जाने के लिए निकल जाती है और रात को सबके खाने के बाद वो किचन का सारा काम करके इतनी थक जाती है कि अपने गहने बिना उतारे ही बेड पर सो जाती है। आधी रात को गहरी नींद में होने की वजह से उसका पैर अभय के पैर से टच हो जाता है और उसकी पायल से अभय के पैर पर खरोच आ जाती है और वो चिल्ला कर उठता है। क्या चुप गया यार? बेड पर कंकड़ वंकड़ बिछाए हैं क्या? ये तो इस महारानी की पायल ही है। सुहासी, सुहासी, क्या हुआ? आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम्हारी पायल ने मेरा पैर छील दिया। रात को ये सब पहनकर कौन सोता है? बताओ, कर दिया ना मुझे आधी रात में घायल। क्या? मेरी पायल? अरे पायल से कौन घायल हो जाता है? सो जाओ चुपचाप, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे तो ये सब पहन कर क्यों सोती हो? अरे कोई चोरी करके ले जाएगा क्या? ऐसे में पता नहीं नींद कैसे आती है इसे। अभय कहता रहता है, लेकिन सुहासी नींद में होने के कारण कोई जवाब नहीं देती। अगली सुबह वो बढ़िया सी साड़ी पहनकर पूरे 16 श्रृंगार करती है और खुद को शीशे में देखते हुए घूमती है तो उसकी चूड़ी की आवाज से अभय की नींद खुल जाती है और वो कहता है, यार सुहासी, तुम्हारी दिक्कत क्या है? चैन से जीने दोगी कि नहीं? रात को तुम्हारी पायल ने सोने नहीं दिया, अब अपनी चूड़ियों के शोर से मेरी नींद खराब कर रही हो तुम। अब कांच की चूड़ियाँ हैं तो बजेंगी ना। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, मैं जाती हूँ। तभी वो आवाज करती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है और अभय परेशान होकर जमीन पर तकिया फेंक देता है। अपने पति और सास के बार बार समझाने पर भी वो हमेशा 16 श्रृंगार करना नहीं छोड़ती। एक शाम उसकी पड़ोसन सरिता प्रसाद देने उसके घर आती है। शारदा कहाँ है? आंटी जी, सासू माँ छत पर है, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। अरे रहने दे बहू, मैं तो बस ये सत्संग का प्रसाद देने आई थी। अरे सरिता बहन, तुम यहाँ बड़े दिनों बाद आई। ले, तुझे ही तो आवाज दे रही थी मैं। अच्छा हुआ तू आ गई। बहू जा, सरिता बहन के लिए चाय नाश्ता ले आ। ले बहू, ये प्रसाद भी लेती जा। इतना कहकर सरिता उसे प्रसाद पकड़ा देती है और सुहासी रसोई में चली जाती है।
तभी सरिता कहती है, क्या बात है शारदा, तेरी बहू तो पूरा साज श्रृंगार करके रहती है। जब आओ नई नवेली दुल्हन सी सजी धजी मिलती है। अरे सरिता बहन, शादी को इतना समय हो गया तब भी इसका 16 श्रृंगार नहीं छूट रहा। कितना कहती हूँ घर पर तो ये तामझाम मत किया कर, पर ये सुने तब ना। हाँ तो ढंग से समझाना, घर में तो कम से कम सिंदूर और मंगलसूत्र ही काफी है। ऐसे तो कहीं बाहर जाएगी तो लोगों की नजर इसी पर टिकी रहेगी। अब क्या करूँ, बहू ही ऐसी 16 श्रृंगार वाली मिली है मुझे। कुछ देर बातें करने के बाद सरिता वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक दिन अभय अपनी माँ से कहता है, माँ, कंपनी को नया और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में बॉस ने पार्टी रखी है, तो आप भी मेरे साथ चलना। और मैं? तुम तो कृपा करके मत ही जाना, क्योंकि पार्टी में जाना है, शादी या गोद भराई के फंक्शन में नहीं, जहाँ तुम अपना ये 16 श्रृंगार करके जाओ। क्या बोल रहा है तू अभय? सही तो कह रहा हूँ माँ, इसे कहीं भी जाना होता है तो अपने 16 श्रृंगार करने बैठ जाती है। मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी माहौल के हिसाब से भी तो तैयार होना चाहिए ना। हाँ बहू, इन गहनों में तुझे भी तो काम करने में दिक्कत होती होगी ना। माना तुझे सजना धजना पसंद है, लेकिन 16 श्रृंगार खास मौकों और अवसर पर ही जचता है। सुहासी उस समय कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पार्टी में जाने के लिए शारदा और अभय निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ सिंपल सी साड़ी पहने, सिर्फ गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर लगाए, बिना गहनों से लदी सुहासी आती है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। और सुहासी कहती है, क्या अब मैं पार्टी में चल सकती हूँ? मैं समझ गई हूँ सासू माँ कि 16 श्रृंगार बस पति के लिए करना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। जब मेरे 16 श्रृंगार से मेरा पति खुश नहीं है तो फिर क्या फायदा। इसीलिए जब वो चाहेंगे तब तीज त्योहार पर ही 16 श्रृंगार किया करूँगी। चलो, कम से कम अब अकल तो आ गई मेरी 16 श्रृंगार वाली बहू को। तभी तीनों पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।